लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल निग्लेक्ट के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। और अगर लेफ्ट साइड में डैमेज हो जाए तो राइट साइड के फंक्शंस जो हैं वो हैम्पर होते हैं, मतलब राइट साइड के फंक्शंस जो है बॉडी वो नहीं कर पाती। और अगर राइट साइड में डैमेज हो जाए तो लेफ्ट साइड के फंक्शंस करने में प्रॉब्लम होती है। और स्पेशल निग्लेक्ट एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक पर्सन को जिसको राइट हेमिस्फीयर में डैमेज हुआ है, राइट हेमिस्फीयर में कहाँ पे, पेराइटल और ऑसिपिटल लोब में डैमेज हुआ है राइट साइड के, तो उसको अपना लेफ्ट साइड के जो हाथ है, लेफ्ट साइड की जो अपनी बॉडी पार्ट्स है, उन सब चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं मिलती। तो उसको ऐसा लगता है कि उसका लेफ्ट साइड है ही नहीं। तो इसी चीज को स्पेशल निग्लेक्ट कहते हैं और इसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर्स का मतलब जब हम अपने ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट और राइट साइड, और ये हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये हो जाता है राइट हेमिस्फीयर। और राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड के फंक्शंस कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड के फंक्शंस कंट्रोल करता है। तो मोस्टली लोगों को यही लगता है कि दोनों जो ब्रेन के दोनों फंक्शंस हैं वो सिमिलर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों जो पार्ट्स हैं, एरियाज हैं ब्रेन के, लेफ्ट और राइट, वो दोनों बिल्कुल ही अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी करी थी रॉजर स्पेरी ने, जिसको इन्होंने नाम दिया स्प्लिट ब्रेन रिसर्च। और इन्होंने इसमें क्या किया था, Roger Sperry was a pioneer in the field of hemisphere specialization. He won a Nobel Prize for his work in demonstrating that left and right hemisphere of the brain specialize in different activities and functions. इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने प्रूफ करा था ये चीज कि जो ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो किसी एक बीमारी का क्योर ढूंढ रहे थे जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें हमको मसल स्पाज्म और सीजर दौरे पड़ते हैं। उसकी बीमारी का जब वो इलाज ढूंढ रहे थे तो उन्होंने उस टाइम पे कॉर्पस कोलोसम को कट किया था। किसी के ब्रेन में कॉर्पस कोलोसम, आपको याद हो, जो लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन के बीच में जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है जो दोनों साइड को आपस में ज्वाइन करता है, उसको कट करा था। उसके बाद कट करके देखा था कि क्या होता है अगर किसी के ब्रेन में इस पार्ट को डैमेज कर दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। तो उसको कट करने से क्या हुआ है, जो आपस में कनेक्शन था लेफ्ट और राइट ब्रेन का, वो थोड़ा सा खराब हो गया था। और इसको जिस पेशेंट के ऊपर ये प्रोसीजर किया गया था उसको इन्होंने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट बोला। स्प्लिट ब्रेन मतलब जिसके ब्रेन को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अब इधर का फंक्शन जो है अलग, इधर का अलग। अब इन अ स्प्लिट ब्रेन पेशेंट इफ अ पिक्चर ऑफ अ बॉल इफ, अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, एक फोटो दिखा के आपको ये चीज समझाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये फोटो देख सकते हैं, ये ब्रेन है और यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ब्रेन का जो हम लोग राइट साइड से जो चीज देखते हैं वो हमारी इमेज ब्रेन के लेफ्ट साइड में बनती है, ऑसिपिटल लोब में। और जो हम लेफ्ट साइड से जो चीज देखते हैं उसकी इमेज बनती है राइट साइड में। लेकिन ये जो आपस में ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का, मतलब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन पे गई वो ऐसे गई और इधर से जो गई वो इधर गई। तो ये जो पार्ट है ये कॉर्पस कोलोसम है, जिसके बीच में से ये इंफॉर्मेशन इधर उधर पास होती है। अगर इसी को कट कर दिया जाए, इस पार्ट को ही कट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें इन्होंने पेशेंट में देखा था कि जब उन्होंने पेशेंट को, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट जिसको ये बोल रहे हैं, उसका ये पार्ट बीच में से कट कर दिया था, तो उसमें एक ही साइड ब्रेन का काम कर रहा था, एक ही साइड काम कर रहा था। मतलब ये कि उसको बॉल दिखाई राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में उसको बॉल दिखी तो उसने बोला, आप, उसने पूछा आप क्या देख सकते, तो उसने बोला बॉल। लेकिन जब उसने राइट साइड में उसको हैमर दिखाया तो वो हैमर को पहचान नहीं पाया, जबकि वो पॉइंट आउट कर सकता था कि वहां पे लेफ्ट साइड में कुछ है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जो ये वाली इंफॉर्मेशन है लेफ्ट वाली, वो राइट, जो लेफ्ट साइड वाली है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कॉर्पस कोलोसम में ऑपरेशन करके कुछ कट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन इधर पास नहीं हो रही थी, जिसको इन्होंने स्प्लिट ब्रेन रिसर्च या स्प्लिट ब्रेन पेशेंट बोला है। इसको अब हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया था इन्होंने।
In a split brain patient, if a picture of a ball is flashed to the right side of the screen, the image of the ball will be sent to the left occipital lobe. मतलब राइट साइड में आप बॉल दिखाओगे तो लेफ्ट साइड में ब्रेन के वो पिक्चर उसके बनेगी और पर्सन उसको देख के बता देगा कि वो बॉल देख रहा है. इफ अ पिक्चर ऑफ अ हैमर इज फ्लैश टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू वर्बली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और बी एबल टू स्टेट विद एनी सर्टेनिटी दैट समथिंग वाज सीन. अब राइट साइड में हैमर दिखाई तो लेफ्ट साइड में हैमर दिखाई तो वो राइट साइड में क्योंकि इंफॉर्मेशन पास नहीं हो पा रही थी तो वो वर्बली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि क्या चीज है और उसको क्लियर भी दिख नहीं रहा था कि वो क्या चीज देख रहा है. लेकिन वो उसको पॉइंट आउट कर सकता था कि कोई कुछ पॉइंट आउट द हैमर, मतलब वहां पे पॉइंट आउट करके बता सकता था कि वहां पे कुछ उसको नहीं दिख रहा है. The right occipital lobe clearly saw the hammer, but the person could not verbalize the fact. कहने का मतलब ये है कि राइट ऑसिपिटल लोब ने हैमर को देखा तो था लेकिन पर्सन उसको बता नहीं पाया, उसका सेंस नहीं बना पाया, उसको समझ में नहीं आया कि उसने क्या देखा. By doing studies such as these, researchers have found that the left hemisphere specializes in language, speech, handwriting, calculation, sense of time, rhythm, एंड बेसिकली एनी काइंड ऑफ थॉट रिक्वायरिंग एनालिसिस. ये वाली स्टडी करने से लोगों को ये पता चला कि जो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड है, वो लैंग्वेज, स्पीच, हैंड राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टाइम देखना, ये सब फंक्शंस करता है जिसमें एनालिसिस चाहिए होता है. राइट साइड क्या करता है? राइट साइड हेमिस्फीयर अपीयर्स टू स्पेशलाइज इन मोर ग्लोबल processing involving perception, visualization, spatial perception, recognition of patterns, faces, emotions, melodies. मतलब जो राइट साइड वाला ब्रेन है वो एनालिसिस वाला काम कम करता है और चीजों को पहचानने का, देखने का, जगहों को पहचानने का, पैटर्न्स को, फेसेस को पहचानना, इमोशंस, मेलोडीज मतलब म्यूजिक, सॉन्ग, इन तरह की चीजें ज्यादा करता है राइट साइड वाला ब्रेन. सो इट ऑल्सो कॉम्प्रीहेंड सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज है तो उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, उसको समझ सकता है, थोड़ा सा सिंपल हो अगर लैंग्वेज. तो ये स्प्लिट ब्रेन रिसर्च से ये पता चल गया था कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन के फंक्शंस अलग अलग हैं. इसको टेबल में यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, कंट्रोल्स राइट हैंड, स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल थॉट प्रोसेस, जो हम लॉजिकली सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, पढ़ते हैं. तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो ज्यादा चीजें हैं वो लेफ्ट साइड ज्यादा होती हैं. राइट साइड में क्या होता है, वो कंट्रोल किसको करता है, लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है. नॉन वर्बल है, मतलब वहां लैंग्वेज का नहीं है काम. विजुअल और स्पेशियल देखने का काम करता है, स्पेस कितनी है वो सब पहचानने का काम करता है. जैसे आपको किसी के घर का रास्ता याद है तो वो आपके राइट हेमिस्फीयर की वजह से है. म्यूजिक और आर्टिस्टिक, कोई अगर आर्टिस्टिक है बहुत, कोई म्यूजिकल उसमें बहुत अच्छा है तो उसके वो राइट हेमिस्फीयर है उसका, जिसकी वजह से वो है. इमोशनल थॉट्स को कंट्रोल करता है. प्रोसेस द होल, पैटर्न रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये सारी चीजें राइट हेमिस्फीयर में आती हैं. Springer and Deutsch found that in journal the left hemisphere processes information in a sequence and is good at breaking things down into smaller parts to perform analysis. मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है एनालिसिस का काम ज्यादा करता है तो इसलिए वो चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर एनालाइज करता है. राइट हेमिस्फीयर इन कॉन्ट्रास्ट एक साथ सब चीजों को लेके चलता है. एक साथ मतलब होलिस्टिक, मतलब एक पूरे तरीके से उसको देखता है, राइट टुकड़ों में बांट के नहीं देखता, एज अ होल देखता है. होलिस्टिक मतलब एज अ होल. तो प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन ऑल एट वंस, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, टुकड़ों में नहीं करता है राइट हेमिस्फीयर. ये आपको रिलेट कर रहा है कि हमने जेस्टाल्ट वाले साइकोलॉजिस्ट के बारे में जब पढ़ा था तब हमने देखा था ना कि वो एज अ होल चीजों को देखने की बात कर रहे थे कि जैसे सपोज ऐसे डॉट डॉट्स लगा के एक सर्कल बना हुआ है तो अगर हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन देखेगा तो वो उनको अलग अलग डॉट्स के फॉर्म में देखेगा. अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा फोकस करेगा तो वो उसे सर्कुलर फॉर्म में देखेगा कि वो एक सर्कल है. तो ये फर्क है दोनों में. Actually, unless one is a split brain patient, the two sides of the brain are always working together as an integrated whole. अगर कोई स्पेशली एक पेशेंट स्प्लिट ब्रेन पेशेंट ना हो
तो सबका ही दोनों ब्रेन जो है वो एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक ब्रेन टोटली स्विच ऑफ हो जाता है, आपके दोनों ब्रेन्स की जरूरत एक साथ ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल the right side might recognize someone face while the left side struggle to recall person name। जैसे आप किसी को देखते हो तो जो उसको देख के आप पहचानते हो तो वो आपका राइट हेमिस्फीयर कर रहा है, लेकिन उसको पहचान के आपको उसका नाम याद आ जाना वो आपका लेफ्ट साइड वाला ब्रेन कर रहा है। तो हमें दोनों ब्रेन्स के फंक्शन एक साथ करने पड़ते हैं। पीपल आरंट रियली लेफ्ट और राइट ब्रेन बट दे आर होल ब्रेन। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम बोले कि लेफ्ट साइड इसका ब्रेन ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट साइड, पूरा ब्रेन एक साथ ही काम करता है। So, Michael Gazzaniga was one of the Rogers Sperry students, collaborator, and is a long-time researcher in the area of brain asymmetry and cognitive neuroscience. Gazzaniga's continuing work in brain lateralization has led to insight of the integrated mind, and he continues to work in related areas including ह्यूमन कॉन्शियसनेस परसेप्शन। सो अगेन यही बात हो रही है कि ये रॉजर स्पेरी का स्टूडेंट है, और रॉजर स्पेरी की क्योंकि स्टडी जो थी वो बहुत ही एक तरह से माइलस्टोन थी ये बताने के लिए कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, और उसी चीज को आगे कंटिन्यू अभी भी स्टडी किया जा रहा है। The separate functions of left and right sides of the brain are often confused with handedness or the tendency to use one hand for most fine motor skills. While most right-handed people also have their left hemisphere in control of their other fine motor skills such as speech, a few right-handers actually have their language functions in the right hemisphere in spite of the dominance of the left hemisphere controlling right hand. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग कुछ लोग होते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं, कुछ होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो क्योंकि राइट हैंड जो है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हैंड जो वो राइट का ब्रेन हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। सो जो राइट हैंडेड लोग हैं उनका जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है उनका राइट हैंड कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स जो जैसे अगर आप अभी इस समय राइट हैंड से लिख रहे हैं तो वो जो मूवमेंट है आपकी वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल हो रही है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो स्पीच भी करता है कंट्रोल। स्पीच क्योंकि हमने देखा था कि जो ब्रोकाज एरिया लैंग्वेज उससे रिलेटेड चीजें आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर पे होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये लिखा है कि जरूरी नहीं है कि सबका ही लेफ्ट साइड हो, कुछ ऐसे राइट हैंडर्स भी हैं जिनका लैंग्वेज फंक्शन राइट हेमिस्फीयर पे है। ये हमने ऊपर भी एक बार देखा था कि 90% लोगों का लेफ्ट होता है लैंग्वेज वाला, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका राइट साइड पे हो। सो अमंग लेफ्ट हैंडेड पीपल देयर आर ऑल्सो मैनी हु although right brain dominant for motor control still have their language function। और जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं उनका मेन मतलब कि मेजर जो काम है वो कौन से पार्ट में होता है, ब्रेन के राइट पार्ट में, क्योंकि वो अपना हर काम के लिए लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि सारा मेजर काम राइट साइड से हो रहा है लेकिन उनका सिर्फ स्पीच वाला लैंग्वेज वाला फंक्शन है वो लेफ्ट में हो। तो मतलब आप किसी के हाथों को देख के ये नहीं बोल सकते कि इसके जो ज्यादातर काम है वो सारे राइट से ही होते होंगे या जो ज्यादातर काम है वो लेफ्ट से ही होते होंगे। अगर कोई अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है तो हो सकता है उसका स्पीच वाला पार्ट राइट में हो, और कोई राइट हैंड यूज कर रहा है तो उसका स्पीच वाला पार्ट लेफ्ट में हो। तो ये एक कंफर्मेशन नहीं होती है किसी को काम करते हुए देख के कि उसका कौन से एक ही साइड का ब्रेन यूज हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्सन सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हो या सिर्फ राइट हैंडेड हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड के फंक्शंस कंट्रोल करता है हमारे, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड के करता है, और बीच में जो कनेक्शन है उसको हम कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। इमेजेस जो बनती है आपके ऑसिपिटल लोब में बनती है बैक साइड पे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी समरी यहाँ देख लेते हैं। हमने कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा था, जो आपका ब्रेन का आउटर मोस्ट रिंकल लेयर है ब्रेन की, जिसमें लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है जो आपस में कॉर्पस कोलोसम से कनेक्टेड है, और उनको 4 लोब में डिवाइड किया है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑसिपिटल। उसी के अंदर आपके एसोसिएशन एरियाज हैं
जो कनेक्शन बनाते हैं आपकी सेंसेस का, आपकी मेमोरी से, इमेजेस से और आपकी नॉलेज से। अगर एसोसिएशन एरियाज में डैमेज हो जाए किसी तरीके से तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे स्पेशल निग्लेक्ट। और बेसिकली ये होता है जब पर्सन का राइट साइड में डैमेज होता है और वो लेफ्ट साइड, अपना जो लेफ्ट साइड है अपनी बॉडी का, उसको इग्नोर करता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज हमने पढ़े थे। एक ब्रोकाज एरिया था जो कि लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है, जहाँ पे स्पीच और लैंग्वेज का फंक्शन होता है। एक था वर्निकेज एरिया जो कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होता है और ये वर्ड्स का मीनिंग समझने में हेल्प करता है। और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स फिर से हमने नीचे पढ़े थे, जिसमें हमने स्प्लिट ब्रेन के बारे में पढ़ा कि एक पेशेंट है स्प्लिट ब्रेन जिसका एक साइड का ही ब्रेन अगर काम करता है क्योंकि कॉर्पस कोलोसम को कट कर दिया है, तो उसको किस तरीके से चीजें दिखेंगी। लेफ्ट साइड जो है किस चीज में स्पेशलाइज करती है, हमारी लैंग्वेज में, स्पीच में, हैंड राइटिंग में, मतलब पढ़ने लिखने से जो चीजें रिलेटेड है। और राइट साइड जो है वो ज्यादातर इमोशंस और म्यूजिक और चीजों को पहचानने में, देखने में, जगहों को पहचानने में, इन सब चीजों में ज्यादा काम करती है। उसके बाद एक क्विज आ गया है यहाँ पे। जो टॉपिक हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है, ये क्विज उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है क्विज का वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोब्स ऑफ द कॉर्टेक्स वुड यू फाइंड प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया मतलब जो आपके कानों से सुनाई देता है आपको, कानों वाला जो फंक्शन है वो कौन से लोब में पाया जाता है। तो एक बार हम ऊपर देख लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो ऑडिटरी एरिया कहाँ पे होता है। सो दिस इज टेम्पोरल लोब, और यहाँ पे देखिए दीज लोब्स कंटेन प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो आपका जो भी ऑडिटरी वाला पार्ट है, सुनने वाले जो फंक्शंस हैं आपके, वो सारे टेम्पोरल लोब में होते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, टेम्पोरल लोब। सेकेंड क्वेश्चन, द हायर मेंटल फंक्शन सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं, मतलब कि जैसे सोचना या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कौन से लोब में होता है। यहाँ पे ये लोब की बात कर रहा है, हेमिस्फीयर नहीं, ध्यान रखना, लोब। तो कौन से लोब में पाया जाता है, फ्रंटल लोब में। थर्ड क्वेश्चन, इन एन ओल्ड ट्वाइलाइट जोन एपिसोड a man wakes up one morning to find that people around him are using words that make no sense to him. They also don't seem to understand him. His wife tells him that their son forgot his dinosaur today, and when he looks puzzled, she holds up the son's lunchbox and repeats, "You know his dinosaur? This man's predicament is most likely." ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई सुबह उठ के सडनली देखे कि उसको जो आपस के आसपास के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्या मीनिंग है, वो भूल गया सारे वर्ड्स का मीनिंग, और उसकी वाइफ उसको कुछ बोल रही है जिसका मीनिंग वो नहीं समझ पा रहा है, वो कुछ बोल रहा है उसका मीनिंग लोग नहीं समझ पा रहे, तो ये किस तरह की प्रॉब्लम है। तो हमने पढ़ा था ना कि वर्ड्स का मीनिंग जहाँ पे प्रॉब्लम होता है समझने में, उसको हम वर्निकेज एफेजिया बोलते हैं। उसके बाद है, when Dr. Ramachandran's special neglect patient was asked to reach for the pen. डॉक्टर रामाचंद्रन का स्पेशल निग्लेक्ट पेशेंट था, जो लेडी थी, उसको जब बोला कि पेन पकड़ो, लेफ्ट साइड पे पेन था, उसको बोला उस पेन को पकड़ो जाके, तो उसने क्या किया, क्योंकि उसको अपना लेफ्ट साइड तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं था, तो उसने उस पेन को मिरर के अंदर जाके पकड़ने की कोशिश की थी। तो ट्राई टू रीच थ्रू द मिरर, मिरर के अंदर से पकड़ने की कोशिश की थी। इफ यू आर अ स्प्लिट ब्रेन पेशेंट, अगर कोई स्प्लिट ब्रेन पेशेंट है तो आपके लिए क्या चीज ठीक होगी, इनमें से चारों में से कौन सी चीज ठीक होगी। ऑब्जेक्ट्स इन योर लेफ्ट विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड। आप अपने लेफ्ट साइड की चीजों को इजीली नेम करोगे, मतलब इजीली पहचान लोगे। ऑब्जेक्ट्स इन योर लेफ्ट विजुअल फील्ड आर इनविजिबल, आपके साइड लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वो इनविजिबल हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट्स इन योर राइट विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड, आपके राइट साइड में जो चीजें आप उन्हें इजीली पहचान लोगे, या फिर राइट साइड वाली इनविजिबल हो जाएंगी। तो अगर आप स्प्लिट ब्रेन पेशेंट हो
तो आपको लेफ्ट में पहचानने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स इन योर राइट विजुअल फील्ड है आप उनको इजीली पहचान लोगे, क्योंकि आपका एक ही साइड ब्रेन का काम कर रहा होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो आपके राइट साइड में जो, क्योंकि आप राइट साइड में कोई चीज होगी तो वो लेफ्ट में जाके उसकी, जैसे वो बॉल थी तो वो बॉल को तो उसने पहचान लिया था ना। तो ऑब्जेक्ट्स इन योर राइट विजुअल फील्ड, आपके राइट विजुअल फील्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप इजीली पहचान लोगे। तो दिस इज इट, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। उसके बाद कुछ अटेंशन डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, तब फिर ये चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो जाएगा। देन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वैसे तो ये डिसऑर्डर्स में हम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है। जो आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD, इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बिहेवियर और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, मतलब जो आपके हायर मेंटल फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन ना दे पाना, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब बिना सोचे रिएक्ट कर देना, इम्पल्सिविटी सडनली रिएक्ट कर देना, हाइपर एक्टिव होना, एक जगह ढंग से आराम से बैठ ना सकना, अटेंशन ना दे पाना। पहले इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते थे, बट इसके अंदर अब हाइपर एक्टिविटी भी ऐड कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में ये एक मैनुअल आती है जिसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स लिस्टेड है कैटेगरी वाइज। तो DSM-4 में ये लिस्टेड है, इसमें ADHD प्रीडोमिनेटली हाइपर एक्टिव टाइप है। हाइपर एक्टिव टाइप मतलब जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, सब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं। एक है प्रीडोमिनेटली इनअटेंटिव टाइप, जहाँ पे कोई ऐसा है जो अटेंशन नहीं दे पा रहा किसी को, और एक है कंबाइंड टाइप। कंबाइंड मतलब दोनों चीजें हैं, अटेंशन भी नहीं दे पाता और बहुत ज्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव है बहुत ज्यादा। और ये ज्यादातर किन लोगों में होता है, बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में, और टेंड्स टू परसिस्ट इन एडोलेसेंट। और ये चीज फिर एडोलेसेंट तक, एडल्टहुड तक भी चली जाती है अगर इसको क्योर ना किया जाए तो। इसमें ये लिखा है कि इनअटेंशन एंड इम्पल्सिविटी आर ऑफन रिपोर्टेड इन अडल्ट्स वेयर आर सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी टेंड टू डिक्लाइन। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अटेंशन ना दे पाना, इम्पल्सिव होना ये तो रहता है, लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी होती है ना कि एक जगह बैठ ना पाना, वो धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है, लेकिन अटेंशन की प्रॉब्लम फिर भी रहती है। और ये क्यों हो सकता है, फैमिली में कुछ रिलेशनल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बहुत टेंशन है फैमिली में, या सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम है जैसे ड्रग्स लेते हैं, या स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, एक्सीडेंट हुआ है कोई, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, तो इन सब चीजों की वजह से होता है। आगे, the brain areas involved in behavior and cognitive characteristics of ADHD are typically divided into those responsible for regulating attention and cognitive control. तो कौन से कह रहे हैं कि जो ब्रेन एरियाज हैं जो अटेंशन कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का एरिया अलर्टनेस कंट्रोल करता है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, वो हायर मेंटल फंक्शंस के लिए उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली अगर किसी को ADHD प्रॉब्लम है तो उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि इस तरह के फंक्शंस हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में होते हैं। ओके, आगे इसमें To assess individual markers, researchers may combine neuroimaging and electrophysiological studies of ADHD while at rest or while they perform specific cognitive tasks. बेसिकली इसमें हमने जो टेक्निक्स ऊपर पढ़ी थी ब्रेन इमेजिंग की और ब्रेन स्ट्रक्चर को स्टडी करने की, वो सारी टेक्निक्स यूज होती हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से ब्रेन के एरियाज हैं जो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। At Nick points out, much of the research over the past 10 years has focused on cognitive markers for ADHD such as
Attention problems that may or may not be combined with neuroimaging. More recent research suggests that some aspects of attention are actually normal in individuals with ADHD. The aspect of attention with which individuals with ADHD do have problem is vigilance. That is being able to watch out for something important. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, जिससे ये पता चला है कि अटेंशन से रिलेटेड उनको क्या प्रॉब्लम होती है जिनको ADHD का डिसऑर्डर होता है. विजिलेंस की प्रॉब्लम होती है. विजिलेंस मतलब किसी चीज पे ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान रखना किसी चीज का, उस वॉच आउट करना, किसी को ध्यान से देखना, उस चीज में प्रॉब्लम होती है. और जैसे कि स्टेइंग ऑन अ टास्क, किसी एक चीज पे लगे रहना, जैसे आप पढ़ते हो तो आपको रेगुलर 1-2 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो वो चीज ये नहीं कर पाते हैं, इतनी ज्यादा अटेंशन रेगुलर नहीं दे पाते हैं, एफर्ट ज्यादा देर तक नहीं, मेंटेनिंग एफर्ट ज्यादा देर तक नहीं लगा पाते किसी चीज पे, सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. और करंट रिसर्च इज लुकिंग एट अ वैरायटी ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग, और इसके ऊपर रिसर्च अभी भी हो रही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लो लेवल ऑफ लेड एक्सपोजर, इस तरह की चीजें तो नहीं है जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है. और ये भी देख रहे हैं कि क्या ये हेरिडिटरी है या फिर पर्सनालिटी फैक्टर है. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ADHD के बारे में थोड़ा सा अलग से बताया हुआ है. नाउ दिस इज योर चैप्टर समरी, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो ये ओवरव्यू हो गया आपका. नर्वस सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था, तो ये चैप्टर समरी है पूरी नर्वस सिस्टम की. मैं इसको थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ाऊंगी ताकि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर सको पूरी समरी को. नर्वस सिस्टम के बाद हमने उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था. तो यहाँ पे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया. उसके बाद सोमैटिक और ऑटोनॉमिक था उसके अंदर, एंड देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा था. और न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम आपको याद रखने हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किससे रिलेटेड है. तो यहाँ से ब्रेन के पार्ट्स और ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है. लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टेक्स, लोब्स. बहुत अच्छी समरी है ये. आपके नोट्स एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे बने हुए, तो आप खुद भी बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी नोट कर सकते हो. आप अपने हाथ से अगर लिखोगे तो आपको बेटर रहेगा याद करने में. सो दिस इज इट. यहाँ पे ये खत्म होता है चैप्टर. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका क्विज. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन द डैश सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर सेल्स. इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है उसमें डैश सेंड्स इंफॉर्मेशन, दूसरे सेल्स को इंफॉर्मेशन कौन भेजता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. तो इसमें पहला पार्ट है एक्सॉन, फिर डेंड्राइट, फिर सोमा, फिर माइलिन. अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो एक्सॉन, उसका जो लंबा सा टेल वायर जैसा लंबा सा पार्ट है वो एक्सॉन होता है. डेंड्राइट्स ब्रांचेस होती हैं. उसके बाद सोमा उसकी बॉडी है, माइलिन उसके ऊपर जो शीथ है, कवर है. तो उसमें इंफॉर्मेशन कौन भेजता है आगे, एक्सॉन भेजता है. सेकेंड, विच टाइप ऑफ सेल मेक्स अप 10% ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का 10% कौन से टाइप के सेल्स बनाते हैं. तो 10% इसमें आपका आएगा
ग्लायल सेल्स ये नहीं है क्योंकि ये न्यूरॉन्स की केयर करते हैं। स्टेम सेल्स 10% में स्टेम सेल्स नहीं होगा। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली सारे सेल्स में ही होते हैं स्टेम सेल्स। एफरेंट सेल्स नाम की तो चीज हमने पढ़ी नहीं है, एफरेंट न्यूरॉन्स होता है। तो फाइनली इसमें बचता है न्यूरॉन्स ही सिर्फ। सो विच टाइप ऑफ सेल्स मेक 10% ऑफ द ब्रेन? न्यूरॉन्स आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है डैमेज नर्व फाइबर्स इन द बॉडी can sometimes repair themselves because they are located with dash which forms a protective tunnel around the nerve fibers. So नर्व फाइबर्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव टनल टाइप की चीज होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से डैमेज सेल्स है वो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टनल अराउंड द नर्व फाइबर्स। वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि ग्लायल सेल्स जो हैं वो डैमेज सेल्स को मतलब केयर करते हैं सेल्स की, लेकिन वो एक कवरिंग टाइप से नहीं होता। ग्लायल सेल्स इज नॉट अ कवरिंग, लाइक टनल शेप का नहीं होता। सोमा नहीं होता, वो उसकी बॉडी होती है सोमा। माइलिन शीथ जो है वो भी कह सकते हो एक कवरिंग टनल तो है जो नर्व फाइबर्स के अराउंड, बट ये एक्सॉन के अराउंड होता है, नर्व फाइबर्स के अराउंड नहीं होता माइलिन। तो लास्ट में बचा है न्यूरीलेमा विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यूरॉन is in the resting potential state, where are there more sodium ions? जब न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट पे होता है, रेस्ट में होता है, तो सोडियम आयन ज्यादा कहाँ पे होते हैं? सोडियम आयंस जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं, तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव आयंस अंदर होते हैं और पॉजिटिव आयंस उसके बाहर होते हैं। सो इनसाइड नहीं आएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल आएगा सोडियम आयन, जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं। और जब एक्शन पोटेंशियल पे आता है तो पॉजिटिव आयन एंटर करना शुरू हो जाते हैं अंदर की साइड। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज वन न्यूरॉन कम्युनिकेट विद अनदर न्यूरॉन? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है? जब वो आगे मैसेज फॉरवर्ड करता है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क जंप्स ओवर द गैप। इलेक्ट्रिकल स्पार्क जंप नहीं करती, केमिकल जंप करते हैं। चार्ज पार्टिकल लीव फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट। चार्ज पार्टिकल्स भी नहीं करते, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स इन द एंड ऑफ द न्यूरॉन फ्लोट अक्रॉस द गैप टू फिट इनटू होल्स ऑफ द न्यूरॉन। यस, ये सही है बिल्कुल। तो यही आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ द पेन रिस्पॉन्स? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है? हमने मॉर्फिन पढ़ा था, तभी हमने एंडोमॉर्फिन के बारे में भी पढ़ा था ना, जो पेन को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क आपको याद होना चाहिए क्या चीज थी, कि जब हम कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं तो इसका करेक्ट पाथ क्या होगा, कैसे वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है? तो एफरेंट न्यूरॉन टू इंटरन्यूरॉन टू एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं आप याद करो, जो एग्जिट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। एफरेंट वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो अगर हम कोई चीज को, गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारे सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, वो एफरेंट होते हैं। तो आई थिंक इसमें सी होना चाहिए, क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन जो है वो लेके जाते हैं एफरेंट न्यूरॉन तक। तो सी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द डैश नर्वस सिस्टम। कौन से नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल होते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। ये आप जब भी आप ये क्विज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपने वीडियो पॉज करके पहले अपने आप से आंसर करना है, उसके बाद आप चेक करना है कि जो आंसर आपने दिया है वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, योर हार्ट रेसेस। जब आपका हार्ट बहुत तेज चलता है, बहुत तेज भाग रहा है हार्ट बीट, यू बिगिन टू ब्रीथ फास्टर।
आप बहुत जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हो। योर प्यूपिल्स एनलार्ज, आपकी आंखों के जो अंदर जो प्यूपिल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं और आपकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, भूख मर जाती है। योर डैश डिवीजन हैज जस्ट बीन एक्टिवेटेड, कौन सा डिवीजन एक्टिवेट हुआ है चारों में से? सो इट इज सिंपैथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10, द डैश डिवीजन कंट्रोल्स ऑर्डिनरी डे टू डे बॉडीली फंक्शंस। डे टू डे बॉडीली फंक्शन मतलब जो हम रेस्टिंग करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे डे टू डे बॉडीली फंक्शंस कौन सा डिवीजन देखता है? पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, Heather is beautifully proportioned, but at 18 years of age she is still no taller than an average 10-year-old. Heather most likely had a problem in her dash gland while she was growing up. अच्छा, हेदर एक लड़की है जो लिखा है कि 10 साल तक तो उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हुई है, लेकिन जब वो 18 साल की हुई तो वो उसकी हाइट बहुत छोटी रह गई, देखने में जैसे कि 10 साल के बच्चे की हाइट हो। तो उसकी कौन सी वाली ग्लैंड में प्रॉब्लम है जहां से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है? वो कौन सा ग्लैंड है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, एक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम इज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका एक्शन किससे मिलता जुलता है? एक्शन ऑफ सोडियम आयंस, एक्शन ऑफ माइलिन, एक्शन ऑफ ग्लाइल, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आंसर होगा डी, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, मेलेटोनिन इज सिक्रीटेड बाय द डैश ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रीट करता है? दिस इज पार्ट डी, पीनियल ग्लैंड। Next, which of the following techniques for imaging the brain would not be advisable for a person with a metal plate in his or her head? अगर किसी के हेड में कोई मेटल प्लेट है जो एक्सीडेंटली फंसी हुई है, तो उसको कौन सी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक हम रिकमेंड नहीं करेंगे? मेटल की प्लेट है तो मैग्नेटिक इमेजिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेट की वजह से मेटल जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दैट मीन्स उसको एमआरआई नहीं हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। Which technique of studying the brain involves recording the electrical activity of large group of cortical neurons? कौन सी ऐसी इमेजिंग ब्रेन की एक्टिविटी स्टडी करने की टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है? तो वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, EEG। नेक्स्ट, Maria suffered a stroke that damaged a part of her brain. She fell into a sleep-like coma. मारिया है कोई, उसको डैमेज हुआ है ब्रेन में जिससे वो कोमा में चली गई है, स्लीप लाइक कोमा। तो कुड नॉट बी, उसको उठा नहीं सकते, वो उठ नहीं रही है। इफ वी नो दैट द एरिया ऑफ डैमेज इज समवेयर इन द ब्रेन स्टेम, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली डैमेज? तो जो ब्रेन स्टेम है उसका कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली डैमेज है इस केस में? तो दिस स्ट्रक्चर इज reticular formation. Next, Alexis is learning several new routines in her gymnastic class. After enough practice, her dash will play an important role in helping her to perform the routines correctly and smoothly. Alexis routinely जिम्नास्टिक की क्लास ले रही है, तो काफी सारी प्रैक्टिस के बाद जब वो परफॉर्म करेगी तो इसमें से कौन सी चीज उसको हेल्प करेगी बेटर परफॉर्मेंस देने में? तो वो होगा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 18, which sensory information does not have to be first sent to the thalamus before going to cortex? कौन सी ऐसी सेंसरी इंफॉर्मेशन है जिसको थैलेमस के पास नहीं जाना पड़ता कॉर्टेक्स पे जाने के लिए, वो डायरेक्ट कॉर्टेक्स पे चली जाती है? तो वो है स्मेल, ऑल्फैक्टरी। Which part of the क्वेश्चन नंबर 19 है, which part of the brain is linked between brain and glandular system? ब्रेन और ग्लैंड्स के बीच में कौन सा पार्ट है जो लिंक है?
जो ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट होने के लिए आगे ऑर्डर देता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 20, Jeff is undergoing brain surgery to remove a tumor. The surgeon applies electrical stimulation to various areas around the tumor, causing Jeff to report tingling sensation in various areas of the skin. The tumor is most likely in which lobe of Jeff's brain? Okay. ये कह रहे हैं कि जेफ कोई ब्रेन सर्जरी होने वाली है जेफ की ट्यूमर निकालने के लिए, और सर्जन ने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करी है उसके ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में, ट्यूमर के आसपास, और उससे क्या हो रहा है, उससे उसको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं स्किन में। टिंगलिंग मतलब जैसे हल्का सा गुदगुदी टाइप का होता है, उस टाइप की सेंसेशंस हो रही हैं स्किन में, जब वो उस एरिया को उसके स्टिमुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो स्किन से रिलेटेड ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है जहां पे ये ट्यूमर है, जो स्किन को वो कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, सेंसेशन स्किन में हो रही है जिसकी वजह से, तो वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है आपका पैराइटल लोब। क्योंकि पैराइटल में हमने पढ़ा था ना, टच से रिलेटेड होता है, इसलिए। जॉर्ज हैड अ स्मॉल स्ट्रोक दैट रिजल्टेड इन अ पैराइटल पैरालिसिस ऑफ हिज लेफ्ट साइड। The damage area is most likely in his dash lobe. Okay. ये बोल रहा है कि जॉर्ज को छोटा सा कोई स्ट्रोक आया जिसकी वजह से उसका पैराइटल पैरालिसिस, पैराइटल लोब में पार्शियल, सॉरी पैराइटल मैं इसको पढ़ रही हूँ, पार्शियल है, पार्शियल पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड का, उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। तो डैमेज एरिया उसका कौन से लोब में है? डैमेज एरिया कहाँ होना चाहिए? द पार्शियल पैरालिसिस ऑफ हिज लेफ्ट साइड। अगर उसका लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ है तो दैट मीन्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कौन सा लोब पूछ रहा है वो, एक्चुअली कौन सी साइड नहीं पूछी है, लेफ्ट या राइट, हेमिस्फीयर नहीं पूछा है। हेमिस्फीयर होता तो हम बेशक अपोजिट हेमिस्फीयर बोल देते, लेफ्ट साइड है तो राइट हेमिस्फीयर बोल देते, पर यहाँ पे इन्होंने लोब पूछा है। तो लोब में आई थिंक यहाँ पे पैरालिसिस ऑन हिज लेफ्ट साइड, दैट मीन्स उसका पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ है। मेरे को यहाँ पे जहां तक आंसर लग रहा है वो उसका राइट फ्रंटल लोब लग रहा है, क्योंकि जो राइट फ्रंटल लोब है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। आई सपोज यही होना चाहिए इसका आंसर, बट थोड़ा सा डाउटफुल है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। 22, लिंडा इज रिकवरिंग फ्रॉम डैमेज टू हर ब्रेन, हर मेन सिम्टम इज अ स्पीच प्रॉब्लम। कोई डैमेज हुआ है ब्रेन को लिंडा के, और उसका जो मेन सिम्टम है वो स्पीच प्रॉब्लम है। तो स्पीच प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू PT at 9 o'clock, she says I go PT non। हाँ, मतलब बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक से बोल नहीं पा रही है, तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है? ब्रोकाज एफेशिया है, हमने याद किया था ये। 23, in a split brain operation the dash is severed which is the primary communication pathway between two hemisphere। तो split brain operation में क्या चीज को कट किया जाता है? corpus callosum। 24, recognizing the face of someone you run into at the mall is a function of the dash hemisphere। being able to retrieve that person names from the memory is a function of dash hemisphere। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी को देखते हो तो आप उसको पहचान जाते हो, तो वो कौन सा हेमिस्फीयर है? पहचानने वाला राइट हेमिस्फीयर है, और उसका नाम याद रखने वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा राइट और लेफ्ट। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा आंसर्स में। तो बाकी
इसका मैं आपको बता दूंगी देख के। चैप्टर अभी खत्म हो गया है। ये चैप्टर की समरी है यहाँ पे, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पूरा, जहाँ पे न्यूरॉन्स पढ़ा हमने, नर्वस सिस्टम पढ़ा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, ब्रेन के अंदर के फंक्शंस कैसे पढ़ने हैं वो देखा, ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेंसेशन एंड परसेप्शन।